एक आम आदमी को अपना परिवार चलाने के लिए इस महंगाई के दौर में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। बट अगर कोई परिवार या कोई इंसान ये कहे कि उनके 1 महीने की कमाई से उनके हफ्ते भर का भी खर्चा नहीं चलता, तो ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। बट आज के डेट में ऐसा हो रहा है श्रीलंका में। विदेशी मुद्रा भंडार अपने निचले स्तर पर है, जिसके चलते श्रीलंका में महंगाई 7वें आसमान पर है। डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की करेंसी का कमजोर हो जाना, जिसके चलते श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हो गई और ईंधन जैसी जरूरी चीजों के आयात भी नहीं हो पा रहे हैं। देश में तेल की, रसोई गैस की कमी हुई तो महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। पेट्रोल 85%, डीजल 59%, चावल 50%, दाल 133%, चीनी 51%, मिल्क पाउडर 108%, सेब 275%, अंडा 75%। बिजली की खपत कम करने के लिए सड़कों पे जल रहे स्ट्रीट लाइट को बंद करवा दिया गया पूरे देश में। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है और आज के वीडियो में हम लोग श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका एंड बेसिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। सेकेंड पार्ट, सिविल वॉर इन श्रीलंका जुलाई 1983। थर्ड पार्ट, ईस्टर संडे बॉम्बिंग April 2019 and COVID-19 pandemic. Fourth part, the master stroke of Sri Lankan government shifting inorganic farming to organic farming. And last, fifth part, total debt on Sri Lankan government and debt diplomacy of China. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पार्ट, हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका एंड बेसिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। कहानी का शुरुआत 1505 से होता है, जब पुर्तगाली फर्स्ट टाइम श्रीलंका आए थे। तो श्रीलंका को पुर्तगालियों ने नाम दिया सेलाऊ और कई सालों तक पुर्तगालियों ने श्रीलंका पे राज किया। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम 1792 से 1800 के बीच में ब्रिटिश श्रीलंका आए और उन्होंने सेलाऊ से श्रीलंका का नाम बदल के सेलोन कर दिया। 1972 से पहले श्रीलंका का नाम सेलोन ही था। मतलब आजादी के कई सालों के बाद तक श्रीलंका का नाम सेलोन ही था। आजादी के बाद श्रीलंका का मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्सपोर्ट ही था, जिसमें टी, रबर और कोकोनट का एक्सपोर्ट श्रीलंकन सरकार बहुत ही भारी मात्रा में किया करती थी दूसरे देशों में। और एक्सपोर्ट से श्रीलंकन गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस ऑलमोस्ट ठप हो जाएगा। 1955 में टी और रबर का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सडनली गिर गया और एक्सपोर्ट से आने वाला इनकम श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए बहुत नाम मात्रा में रह गया। जब भी हम किसी भी सोर्स से अच्छा इनकम जनरेट करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, अनलेस एंड अनटिल हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और ये मिस्टेक श्रीलंकन गवर्नमेंट से हो गया था। जनरली श्रीलंका ने 4 मिस्टेक किए थे, जिसके वजह से उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस फेल हो गया। जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का जरूरत था, उस फील्ड में और बेहतर काम करने का जरूरत था, जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नहीं किया। सेकेंड मिस्टेक, एक्सपोर्ट से आए मनी को कंट्री के डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए था। थर्ड मिस्टेक, एक्सपोर्ट से आए मनी को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए यूज करना चाहिए था। और फोर्थ मिस्टेक, मनी सेव करना चाहिए था फ्यूचर के लिए
सिंपली फॉरेक्स रिजर्व पे ध्यान देना चाहिए था, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन बेसिक्स प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस बात पे ध्यान दिया कि शॉर्ट टर्म में पब्लिक को कैसे इम्प्रेस करना है। आलम ये था कि एक्सपोर्ट से आया हुआ 1/3 मनी उन स्कीम्स में जाता था जो गवर्नमेंट ने श्रीलंकन पब्लिक को फ्री में दे रखे थे। एज ए रिजल्ट कंट्री को फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस फेस करना पड़ा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ऐसे ही शॉर्ट साइटेड रही और पब्लिक के साथ लोभन प्रलोभन का राजनीति करती रही, बट रियल प्रॉब्लम आना अभी बाकी था, जिसका अंदाजा शायद गवर्नमेंट को भी था। सेकेंड पार्ट, श्रीलंकन सिविल वार जुलाई 1983 टू मई 2009। श्रीलंकन सिविल वार ऑलमोस्ट 26 ईयर तक चला था। बिफोर सिविल वॉर श्रीलंका का डिफेंस बजट 4.5% था ऑफ टोटल जीडीपी, जिसे सिविल वॉर के टाइम बढ़ा के 21% करना पड़ा, और इस बात का इफेक्ट श्रीलंकन इकोनॉमी पे देखने को मिला। श्रीलंकन सिविल वॉर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, श्रीलंकन सिविल वॉर क्यों हुआ, और दूसरा, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। जनरली श्रीलंका एक सेक्युलर कंट्री है, बट वहाँ 2 तरह की भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। फर्स्ट सिंहलीस और दूसरे तमिल्स। The Sinhala language. Sinhala. Numbers. 1 2 3 4 5 सिंहलीस जो हैं वो जनरली सेंट्रल एंड साउथ श्रीलंका में रहते हैं। सिंहलीस का पॉपुलेशन 70 से 75% है श्रीलंका में, और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और तमिल जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड रहते हैं, जाफना साइड, और इनका पॉपुलेशन 15 से 20% है श्रीलंका में। तमिल्स जो हैं वो हाईली एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। तमिलियंस का ग्रोथ ज्यादा है श्रीलंका में एज कंपेयर टू सिंहलीस। जब ब्रिटिशर्स श्रीलंका में रहते थे तो वो तमिलियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि वे तमिलियंस के साथ पहले भी काम कर चुके थे इंडिया में। सिंहलीस एंड तमिलियंस के बीच टेंशन ब्रिटिशर्स के टाइम से ही था, बट उस टाइम कम था। लेकिन जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला On a goodwill visit to Ceylon, the cruiser Norfolk joins in the Crown Colony's independence celebrations. Like its harbour, Colombo streets are dressed up to mark this great day. For the island's 6.5 million population, it's a public holiday. तो सिंहलीस का कहना था कि उन्हें और उनके लैंग्वेज को, उनके धर्म को, उनके लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और ब्रिटिशर से कोऑर्डिनेशन अच्छा होने की वजह से तमिलियंस का ग्रोथ ज्यादा हुआ था कंट्री में, और वो लोग बड़े बड़े पोजीशंस पे गवर्नमेंट जॉब में, बिजनेस में, स्कूल कॉलेजेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और सिंहलीस पिछड़ चुके थे। और इस वजह से सिंहलीस डर रहे थे कि कहीं उनका कल्चर और उनका लैंग्वेज श्रीलंका से खत्म ना हो जाए। सो उन्होंने डिमांड किया कि उनके लैंग्वेज और उनके धर्म और उनके कम्युनिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। और इसका एक रीजन ये भी था क्योंकि सिंहलीस प्रजाति सिर्फ श्रीलंका में ही है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसके लिए सिंहलीस ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और फाइनली श्रीलंकन पार्लियामेंट में एक्ट 33 पास हुआ, और सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, और यहीं से तमिलियंस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए। श्रीलंका में तमिलियंस को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। कई जगह तो तमिलियंस के जमीन और घरों पे सिंहलीस रीसेटल्ड होने लगे। तमिलियंस पे कई तरह के अत्याचार किए गए, उन्हें मारा जाने लगा, सताया जाने लगा, स्कूल कॉलेज से उनके बच्चों को निकाला जाने लगा। फिर तमिलियंस ने धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में श्रीलंका में शामिल कर लिया गया, बट उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सिचुएशन डे बाय डे और खराब होता चला गया। सो जाफना रीजन में, जहां मेजॉरिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी रहती है,
वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म हुए। उन्हीं में से एक ग्रुप था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियंस। LTTE के लीडर थे वेलुपिल्ली प्रभाकरन और इनका डिमांड था अलग कंट्री श्रीलंका में LTTE ही था जिन्होंने राजीव गांधी को असैसिनेट किया था। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि LTTE वाले भी दूध के धुले नहीं थे। जब वेलुपिल्ली प्रभाकरन 16-17 साल के थे तब उन्होंने जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरियप्पा को मारा था। वो भी एक तमिल थे और सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को सपोर्ट किया था अगेंस्ट LTTE। उसके बाद 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका के 13 सोल्जर को LTTE वालों ने मारा था। उसी के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने एंटी तमिल राइट्स चलाया था श्रीलंका में, जिसे तमिलियन श्रीलंका में ब्लैक जुलाई कहते हैं। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी बाय LTTE। LTTE को हर तरह का सपोर्ट मिल रहा था, अदर कंट्रीज का, पावरफुल लीडर्स का, विदेशों में रहने वाले तमिलियंस का, इंडियन तमिलियंस का। LTTE को सपोर्ट करने के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना पर्सनल इश्यूज भी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका में LTTE को कंप्लीट सपोर्ट नहीं दे सकता था, बल्कि पार्शियली सपोर्ट कर सकता था ताकि उनके हितों का वहां रक्षा हो सके, ना कि इतना कि वहां एक अलग कंट्री बन जाए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका से इंडिया का अच्छा रिलेशन था, तो अगर ऐसा कुछ होता तो श्रीलंकन सरकार को, इंडियन सरकार को जवाब भी देना पड़ता। इन सब इश्यूज के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LTTE को अनऑफिशियली काफी सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें फूड आइटम्स दिया, डिफेंस मटेरियल्स दिया, अनऑफिशियली इंडिया में कैंप लगाया गया LTTE के सोल्जर्स को ट्रेंड करने के लिए। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कोशिश कर रही थी कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ LTTE वालों का सुलह हो जाए और श्रीलंका में शांति बहाल हो और तमिलियंस का हितों का रक्षा हो। ब्लैक जुलाई के टाइम हजारों तमिलियंस को मार दिया गया, उनके घर और दुकानों को जला दिया गया, उनके संपत्ति को लूट लिया गया, उनकी औरतों के साथ रेप और मर्डर किया गया, बहुत सताया गया। कई हजार तमिल्स इन सब यातनाओं से परेशान होकर इंडिया में शरण लेने चले गए। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LTTE वालों से और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका से भी बातचीत कर रही थी, समझौता कराने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वेलुपिल्ली प्रभाकरन एक बार राजीव गांधी से मिलने इंडिया भी आया था और दिल्ली के अशोका होटल में ठहरा। LTTE वाले समझौते के लिए भी तैयार हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LTTE वालों को आश्वासन दिया था कि उनके हितों का रक्षा किया जाएगा श्रीलंका में और हर तरह का सपोर्ट और फ्रीडम मिलेगा, जिसके लिए एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजीव गांधी श्रीलंका भी गए थे। बट उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से LTTE भड़क गई और एग्रीमेंट मानने से इनकार कर दिया। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी बाय LTTE। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए और समझौते के अकॉर्डिंग श्रीलंकन सरकार तमिलियंस को कंसिडर करेगी, उनकी भाषा को कंसिडर करेगी और बदले में जितने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग LTTE, वो सारे गन्स डाउन करेंगे। ऑलमोस्ट 20 ग्रुप्स ने भी गन्स डाउन कर भी दिया था। वेलुपिल्ली प्रभाकरन कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं था राजीव गांधी के ऑफर से और समझौते से, बट फिर भी राजीव गांधी ने वेलुपिल्ली प्रभाकरन को कन्विंस कर लिया था गन्स डाउन करने के लिए। अब यहाँ पॉइंट ये बनता है कि अगर LTTE गन्स डाउन करने के लिए मान गई थी तो राजीव गांधी का असैसिनेशन क्यों किया LTTE? इसका आंसर है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। राजीव गांधी ने IPKF के एक टुकड़ी को श्रीलंका भेजा था, इसलिए क्योंकि जब तक वहां शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक IPKF के जवान वहीं रहेंगे और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां
काम करेंगे। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब एलटीटीई को मालूम हुआ कि रॉ उसके ग्रुप के कुछ मेंबर और अदर ग्रुप के कुछ मेंबर्स को अपने तरफ मिला रहा है लोभन प्रलोभन देकर, और उसके खिलाफ साजिश रचने की तैयारी हो रही है। और एलटीटीई ने मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ डबल क्रॉस कर रही है, और इसके बाद एलटीटीई ने आईपीकेएफ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और एलटीटीई आईपीकेएफ के खिलाफ हो गई। जो जंग एलटीटीई गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के खिलाफ लड़ रही थी, अब वो आईपीकेएफ के खिलाफ लड़ने लगी। तो आईपीकेएफ के जवान वेलुपिल्ली प्रभाकरन से जाके मिले और उनसे पूछा कि आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हो। वेलुपिल्ली प्रभाकरन ने जवाब दिया कि आप लोग इनोसेंट हैं और जेंटलमैन हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि आपका गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, आप अपने गवर्नमेंट से जाके बात करो। आईपीकेएफ के जवानों ने रॉ से बात किया और पूछा कि आखिर क्या चल रहा है, तो रॉ ने इनकार कर दिया कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा कहा जाता है कि रॉ उन लीडर्स और ग्रुप मेंबर्स को डिफेंस मटेरियल सप्लाई कर रहा था जिन्हें वो अपने तरफ वेलुपिल्ली प्रभाकरन के खिलाफ मिलाया था। 3 सालों में लगभग 1250 इंडियन सोल्जर मारे गए और इस बीच श्रीलंका में सरकार बदल गया और अब राजीव गांधी के असैसिनेशन का जाल बुना जाने लगा। 1991 में इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन था और ओपिनियन पोल में राजीव गांधी के जीतने का संभावना था। सो एलटीटीई को लगा कि अगर राजीव गांधी फिर से इंडियन गवर्नमेंट में वापस आ गए तो ये एलटीटीई के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। सो एलटीटीई ने राजीव गांधी को खत्म करने का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री कि कैसे मद्रास में इलेक्शन रैली के दौरान राजीव गांधी को असैसिनेट किया एलटीटीई के सुसाइड बॉम्बर ने। वैसे राजीव गांधी के असैसिनेशन को मद्रास के फिल्म मूवी में ठीक से एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वो। ईस्टर संडे बॉम्बिंग अप्रैल 2019 एंड कोविड-19 पैंडेमिक मार्च 2020। बाद में 2009 में एलटीटीई को कंप्लीट फिनिश कर दिया गया बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वेलुपिल्ली प्रभाकरन और उसका 12 साल का बेटा। बट आज भी श्रीलंका में तमिलियंस को सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। सिविल वॉर के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके श्रीलंकन इकोनॉमी पटरी पे आ रही थी। सिविल वॉर के 10 साल के बाद श्रीलंका में ईस्टर संडे बॉम्बिंग हुआ ऑन 21 अप्रैल 2019। इन बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 270 लोग मारे गए, इसमें 45 फॉरेनर्स भी थे, 8 सुसाइड बॉम्बर थे और 3 पुलिस वाले भी थे। 500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस इंसिडेंट ने श्रीलंकन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। ईस्टर संडे बॉम्बिंग 2019 से पहले 2018 में का एक टॉप टूरिस्ट प्लेस था दुनिया में, जहां लाखों में लोग घूमने आते थे और लगभग 12 से 15% श्रीलंकन जीडीपी टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी। श्रीलंका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और ईस्टर संडे बॉम्बिंग की वजह से श्रीलंकन टूरिज्म पे बहुत इफेक्ट पड़ा। इन सारे प्रॉब्लम्स ने एक एक करके श्रीलंकन इकोनॉमी और श्रीलंकन टूरिज्म को इफेक्ट करता रहा। ये सारे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा चैलेंज श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने आ गया, इनफैक्ट पूरी दुनिया के सामने आ गया। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पूरी दुनिया के इकोनॉमी को पैंडेमिक ने कितने पूरी तरह इफेक्ट किया ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। रेवेन्यू लॉस हुआ अलग से, एज ए रिजल्ट श्रीलंका का पब्लिक डेट बढ़ता चला गया। फोर्थ पार्ट, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट शिफ्टिंग इनऑर्गेनिक फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। 29 अप्रैल 2021 को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब से श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाएगा। मतलब ये है कि अब पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा
और सारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स पे बैन लगा दिया गया। ऐसा शायद इसलिए भी किया गया ताकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो इंपोर्ट का खर्च है $400 मिलियन उसे बचाया जा सके। बट शायद श्रीलंकन गवर्नमेंट ये भूल गई कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होने में मिट्टी को टाइम लगता है। ऐसे सिर्फ अनाउंस कर देने से कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाएगा, मिट्टी ऑर्गेनिक नहीं हो जाता है। Unanticipated ban has thrown the tea industry into complete disarray because the tea industry depends on NP and K and nitrogen, phosphates and potash. मिट्टी को ऑर्गेनिक बनने में टाइम लगता है। जिस मिट्टी में इनऑर्गेनिक फार्मिंग किया गया है, सडनली उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाने लगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। बट शायद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद 6 महीने के अंदर ही श्रीलंका में फूड शॉर्टेज होने लगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 30 to 40% डाउन हो गया। आलम यह हो गया कि श्रीलंका को $450 मिलियन खर्च करके चावल इंपोर्ट करना पड़ा। ओवरऑल रिजल्ट ये हुआ, इस डिसीजन में भी श्रीलंकन गवर्नमेंट फेल हो गई और इसका भी नुकसान श्रीलंकन इकोनॉमी पे ही पड़ा। फिफ्थ पार्ट, टोटल डेट ऑन श्रीलंका एंड डेथ डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। श्रीलंकन सरकार के कई सारे ऐसे डिसीजन थे जो बिना किसी रिसर्च और बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के लिए गए थे। उनमें से एक ये भी था कि दूसरे देशों से कर्ज लेना, दूसरे बैंकों से कर्ज लेना, चाइना से कर्ज लेना, जापान से कर्ज लेना, इंडिया से कर्ज लेना। श्रीलंकन गवर्नमेंट पे जितना भी कर्ज है उसमें से 10% चाइना ने दिया है और 10% जापान ने। और हम्बन तोता पोर्ट का जो इंसिडेंट है वो तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना ने कैसे उस पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। आज सिचुएशन ये है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का 80% इनकम तो कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। 1948 से अब तक टोटल $51 बिलियन का कर्ज दे चुका है श्रीलंका। और कर्ज देने में श्रीलंका को चाइना सबसे आगे है। चाइना ने सिर्फ श्रीलंका को ही कर्ज नहीं दिया है, पाकिस्तान को दिया है, बांग्लादेश को दिया है, ताइवान को दिया है, मालदीव्स को दिया है। ये चाइना का पुराना नियम है कि फाइनेंशियली वीक कंट्रीज को कर्ज देना और कर्ज न भी चुकाने के एवज में उनसे उनका प्रॉपर्टी और उनका लैंड हथिया लेना। इस साल श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जिसमें से $1 बिलियन जुलाई तक चुकाना है। लगभग $5 बिलियन तो चाइना को ही चुकाना है श्रीलंका को। अभी सिचुएशन ये है कि कर्ज को चुकाने के लिए श्रीलंका और कर्ज ले रहा है, इंडिया से, चाइना से, यूएस से, वर्ल्ड बैंक से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, सो एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों ही कम है मेरे पास, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए ताकि मैं ग्रो कर सकूँ यूट्यूब पे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्रिएट कर सकूँ।